गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल 6 सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रथम विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप की नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले यूरोप में कभी युद्ध नहीं हुए थे। इससे पहले अधिकतर युद्ध हुए, लेकिन वो क्षेत्रीय स्तर पर लड़े गए। इनमें शक्ति का प्रयोग 2 या 3 देशों के बीच में ही हुआ, लेकिन ये पहला अवसर था जब विश्व का प्रत्येक देश युद्ध में उलझ गया था तथा किसी न किसी के पक्ष में युद्ध में उलझा हुआ था। यह युद्ध अत्यंत उच्च स्तर पर लड़ा गया और यह अत्यंत भयानक और विनाशकारी था, जो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच चलता रहा। अब हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे। प्रत्येक युद्ध के पीछे ऐतिहासिक व मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध भी इसका अपवाद नहीं है। वास्तव में 1870 से 71 के ईस्वी में हुए फ्रैंको पर्शियन युद्ध के बाद से यूरोप के अंदर तब बार ऐसी शक्तियों का विकास हो रहा था जिन्होंने प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को अवश्यंभावी बना दिया था। वैसे इस युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया के युवक आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुई, परंतु यह केवल एक तात्कालिक कारण था। और भी अनेक कारण थे जो इस युद्ध के लिए जिम्मेवार थे, जिनका वर्णन है। पहला कारण था यूरोपीय देशों में दलबंदी। ये एक प्रमुख कारण था जिसे हम दल प्रथा का जन्म कहते हैं। यूरोपीय महाशक्तियां दो परस्पर विरोधी दलों में बंट चुकी थी। 1879 ईस्वी में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ एक द्विराष्ट्र की संधि की। 1882 में इटली भी संधि का एक अंग बन गया था। इस प्रकार यह त्रिराष्ट्र संधि बन गई थी। जब तक बिस्मार्क जर्मनी का शासक था, उसने फ्रांस को अलग अलग रखने की विदेश नीति को अपनाया, क्योंकि वह जानता था कि फ्रांस हर समय जर्मनी से बदला लेने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन 1890 में बिस्मार्क का पतन हो गया और उसके उत्तराधिकारी ने इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया और इस प्रकार संपूर्ण यूरोपीय महाशक्तियां दो दलों में बंट गई थी, जिनमें एक तो मित्र राष्ट्र के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे, तो दूसरी ओर हार्दिक मैत्री संबंध के रूप में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस थे। और इस परिस्थिति में युद्ध होना स्वाभाविक था। गुप्त कूटनीतिक प्रणाली। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कूटनीति में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैलने लगा था। इसका आधार अब धोखाधड़ी, झूठ व फरेब हो गया था। संधियों का स्वरूप भी गुप्त हो गया था। इस संधियों के बारे में जनता तथा अन्य देशों से के राजनेताओं को कोई जानकारी नहीं होती थी और कोई भी देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा था। तीसरा, आर्थिक साम्राज्यवाद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक साम्राज्यवाद बड़ी तेजी से पनपा। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देश उत्पादन का केंद्र बने और वहाँ बड़ी संख्या में कारखाने स्थापित हुए। इन देशों को अपने लिए एक और तो कच्चे माल की जरूरत थी, दूसरी ओर तैयार माल को बेचने के लिए बाजारों की भी जरूरत थी। और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में अपनी बस्तियां स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की थी। और अफ्रीका के विभाजन को लेकर भी कई वर्षों तक शक्ति संघर्ष चलता रहा। चीन की दुर्बलता का लाभ उठाकर सुदूर पूर्व में भी इन शक्तियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। कई ऐसे साम्राज्यवाद के कारण थे जिनके कारण युद्ध होना जरूरी था। राष्ट्रवाद की भावना का उत्थान। प्रथम विश्व युद्ध का एक अन्य प्रमुख कारण राष्ट्रीयता की भावना का उत्थान था। वैसे तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही विभिन्न यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल पकड़ती चली गई, परंतु 1870 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय भावना में आशातीत बढ़ोतरी हुई। यह एक नया धर्म बन गया जिसे मानव जाति की भावनाओं को विशेष प्रेरणा दी। 1870 के बाद इटली और जर्मनी के पुनरोदय को राष्ट्रवाद की भावना के विकास में मील का पत्थर देखा। तो राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। इसके बाद सैनिकवाद का उदय। 19वीं शताब्दी में यूरोप में सैनिकवाद का बेतेजी से विकास हुआ। यूरोपीय देशों के विद्वानों, लेखकों, कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रचार करना शुरू कर दिया कि किसी भी देश की प्रगति के लिए युद्ध एक आवश्यकता है। यहाँ तक कि माना जाने लगा कि समाज को बहुत से रोगों का इलाज युद्ध ही है। युद्ध के कारण ही लोगों में सहानुभूति, प्रेम, देशभक्ति और आत्मत्याग जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। इस प्रकार के विचारों
को बहुत अधिक प्रभावित किया। वे मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। अगला कारण था समाचार पत्रों का योगदान। यूरोप में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों ने भी युद्ध की आग भड़काने का काम किया। इन्होंने अपने समाचारों के माध्यम से जनता की भावनाओं को भड़काया। इस विषय में ए.बी. फे ने लिखा है कि युद्ध का एक बड़ा कारण सभी देशों में समाचार पत्रों के द्वारा जनता की विचारधारा को दूषित करना था। अगला कारण था लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नारा। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली तथा अमेरिका आदि राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था पनप और फल फूल रही थी, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में तानाशाही शक्तियों का प्रभुत्व था। लोकतांत्रिक शक्तियां लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इन तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना और उन्हें परास्त करना आवश्यक मानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यह युद्ध विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव। विभिन्न देशों के मध्य उत्पन्न होने वाले राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए किसी संस्था की स्थापना नहीं हुई थी और तनाव बढ़ते रहे और जिसकी विचार विमर्श इनके ऊपर नहीं हुआ। इसके बाद अगला कारण मोरक्को संकट भी था। मोरक्को उत्तर पश्चिम अफ्रीका का एक प्रसिद्ध देश है। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों तक यह देश स्वतंत्र था, जिसकी जनसंख्या 10 से 50 लाख के बीच थी। इसमें विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे। इस देश पर तुर्की के सुल्तान की नाम मात्र की प्रभुसत्ता थी। मोरक्को की राजधानी फेजा थी। मोरक्को एक अशांत राज्य था और इसमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कोई भी जीवन सुरक्षित नहीं था और इसमें भी मोरक्को की परिस्थिति, वहाँ यूरोपीय शासकों की रुचि लेना स्वाभाविक था। फ्रांस ने अल्जीरिया और ट्यूनिस पर अपना नियंत्रण कर रखा था और मोरक्को के उपद्रवों का प्रभाव अल्जीरिया पर पड़ता था। फ्रांस मोरक्को की शासन व्यवस्था पर कुछ सीमा तक अपना नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता महसूस करता था। फ्रांस के शासक धीरे धीरे मोरक्को को फ्रांसीसी बस्ती बनाना चाहते थे और दूसरी तरफ स्पेन और इटली भी मोरक्को में भी रुचि ले रहे थे। मोरक्को की स्थिति कुछ इसी प्रकार है कि एक तरफ भूमध्य सागर और दूसरी तरफ अंध महासागर के तट पर स्थित है। इंग्लैंड भी वहां अपनी बंदरगाहें स्थापित करना चाहता था। जर्मनी भी मोरक्को में अपनी बस्ती स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखता था। अतः सभी के अपने अपने स्वार्थ थे और सभी का अपना टकराव होना अनिवार्य था। उसके बाद बोस्निया का संकट भी युद्ध का कारण था। 1878 में हुई बर्लिन की संधि में ऑस्ट्रिया को बोस्निया हर्जेगोविना के शासन पर बंद करने का अधिकार तो प्राप्त हो गया था, परंतु वह अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर सकता था और 3 सम्राटों के लीग के गुप्त शर्त के अनुसार रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया साम्राज्य में सम्मिलित किए जाने के अधिकार को प्राप्त कर लिया था और अनेक वर्षों तक ऑस्ट्रिया ने उसे अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। अब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्बिया में चले आ रहे विशाल सर्बिया आंदोलन था, जिसके उद्देश्य बोस्निया हर्जेगोविना को सर्बिया में शामिल करना था। ऑस्ट्रिया ने उसे सशंकित कर दिया था और इसका कारण था कि युद्ध होना निश्चित था। इसके बाद अगादिर का संकट था। 1906 के सम्मेलन के बावजूद मोरक्को के विषय में जर्मनी और फ्रांस के बीच मतभेद रहे। 1808 के उपद्रव के समय मतभेद पुनः उभरे, परंतु जल्दी ही फ्रांस और जर्मनी ने समझौता हो गया और मोरक्को के कुछ भागों में पुनः दंगा हो गया। ऐसे में फ्रांस ने राबात पर अधिकार जमा लिया और राजधानी फेजा पर अपनी सेनाएं भेज दी। जर्मनी ने विरोध जताते हुए मोरक्को की बंदरगाह अदागीर में पैंथर नामक समुद्री जहाज भेजा। इंग्लैंड ने पहले की तरफ फ्रांस का साथ दिया और जर्मनी के इस कदम की आलोचना की। लंबी बातचीत हुई और संकट टल गया था, लेकिन शत्रुता बढ़ गई थी जो विश्व युद्ध का कारण बनी। इसके बाद अल्सेस और लोरेन का प्रदेश भी युद्ध के कारण थे। बाल्कन युद्ध हुआ। 1911 ईस्वी में त्रिपोली के मुद्दे पर इटली और तुर्की के बीच युद्ध हुए। इसमें तुर्की पराजित हो गया था और ऐसे में बाल्कन राज्यों ने अपने हितों की रक्षा के लिए तुर्की के विरुद्ध एकत्र होने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया था। 1912 ईस्वी में सर्बिया, बुल्गारिया और यूनान में आपसी समझौते हुए। तुर्की के सुल्तान द्वारा मैसेडोनिया में किए गए अत्याचारों के से बाल्कान राज्यों को मौका मिल गया था और आपस में इन्होंने मिलकर तुर्की के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया था। और इसके बाद और भी कई कारण थे, लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का वध 1914 में जो वध हुआ वो इसका तात्कालिक कारण था।
आर्क ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ का भतीजा था। फ्रांसिस जोसेफ के एकमात्र पुत्र का 1889 में निधन हो गया था और वो फर्डिनेंड ही युवराज था। 1900 सन 1900 ईस्वी में सोफी चोटेक नामक सुंदर महिला से उसका प्रेम विवाह किया गया। वह अपने विवाह की 15वीं वर्षगांठ मनाने बोस्निया की राजधानी सराजेवो में अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। वहां सर्बिया निवासी प्रिंसिप ने 2 गोलियां चलाकर युवराज और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। उनकी हत्या की सूचना सुनते हुए ऑस्ट्रिया भड़क उठा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने सर्बिया की सरकार को चेतावनी दी कि आर्क ड्यूक के हत्यारों को यथाशीघ्र बंदी बनाया जाए। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध चल रही आतंकवादी गतिविधि एवं दुष्प्रचार पर रोक लगाई जाए। 48 घंटों का समय दिया गया, लेकिन सर्बिया ने कुछ मांगों को मानने से इनकार कर दिया गया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया के पक्ष में रूस सर्बिया की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। फ्रांस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस का साथ दिया। जर्मनी ने फ्रांस की ओर बढ़ने के लिए बेल्जियम पर हमला किया, तो इटली भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। बाद में जापान, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के पक्ष में तथा तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया की ओर हो गए। युद्ध की प्रमुख घटनाएं थी। जर्मनी का बेल्जियम पर आक्रमण हुआ। 20 अगस्त 1914 को फ्रांस की ओर बढ़ने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला बोल दिया था। आगे फ्रांस पर आक्रमण हुआ। जर्मनी की सेनाओं ने फ्रांस पर आक्रमण किया। काफ़ी क्षेत्र को विजित करते हुए सेनाएं पेरिस से केवल 15 मील के फासले तक पहुंच गई, परंतु फ्रांस की सेना ने जनरल जाफे के नेतृत्व में 5-10 सितंबर को जवाबी हमला किया और युद्ध में जर्मनी की सेना को खदेड़ा। रूस का पूर्वी पर्शिया पर हमला हुआ। ऑस्ट्रिया का पोलैंड पर आक्रमण हुआ। सर्बिया के विरुद्ध अभियान हुआ। इंग्लैंड और जर्मनी में नौसैनिक युद्ध हुआ। जर्मनी के उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। जापान की जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी हुई। 23 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए जापान ने पूर्वी जर्मनी के क्षेत्रों पर हमला कर दिया। नवंबर में उसने चीन में जर्मनी के प्रभाव क्षेत्र कियानोंचोउ पर नियंत्रण कर लिया। तुर्की का भी युद्ध में प्रवेश हो गया था और तुर्की ने जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इससे मिस्र में इंग्लैंड के लिए खतरा पैदा हो गया था। उसने मिस्र को अपनी सुरक्षा में ले लिया। 1915 की घटनाएं हुई। इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य युद्ध हुआ। रूस का पूर्वी पर्शिया पर पुनः आक्रमण हुआ। केंद्रीय शक्तियों का पोलैंड पर आक्रमण हुआ। तुर्की पर अधिकार हुआ। बुल्गारिया का युद्ध में प्रवेश हुआ। सर्बिया पर नियंत्रण किया। फिर इटली का युद्ध में प्रवेश हुआ और धीरे धीरे 1916 में बर्दुन का दीर्घ युद्ध हुआ। सोम्यों का युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया का इटली पर आक्रमण किया। रोमानिया का युद्ध में प्रवेश हुआ और जूटलैंड का समुद्री युद्ध। और 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महायुद्ध में प्रवेश हुआ। कोपरेटो का युद्ध और इटली की पराजय, मेसोपोटामिया पर मित्र राष्ट्रों की विजय, रूस का युद्ध क्षेत्र से पलायन होना, ये कई घटनाएं थी। और फिर 1918 में फ्रांस पर जर्मनी का पुनः आक्रमण हुआ। मित्र देशों का जवाबी हमला, जर्मनी की पराजय हुई। तुर्की का पतन हुआ। बुल्गारिया की पराजय हुई। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। जर्मनी की पराजय हुई और अंत में नवंबर 1918 में सब तरफ से मजबूर होकर जर्मनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के युद्ध विराम समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जर्मन सम्राट विलियम कैसर द्वितीय राजगद्दी छोड़कर हॉलैंड चला गया। नई जर्मन सरकार के प्रतिनिधि ने 11 नवंबर को युद्ध विराम संबंधी मित्र देशों की शर्तों को स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही युद्ध का अंत हो गया। अब है प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे। इसके यूरोप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़े, जो इस प्रकार हैं। यूरोप के जो ताकतवर देश थे, अब उनमें जन और धन की भारी हानि हो गई थी। युद्ध केवल यूरोपीय भूमि पर नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीपों की भूमि पर भी लड़ा गया और लंबे पैमाने पर इतना बड़ा लंबा युद्ध नहीं हुआ था और जिसमें करोड़ों रुपए की जनधन की हानि हुई। राजतंत्रात्मक प्रणालियों को आघात। एक राजतंत्र प्रणालियाँ थी अनेक राज्यों में, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की प्रमुख थे। और इस युद्ध के बाद राजवंशों का पतन हो गया और गणतंत्रों की स्थापना हुई। लोकतंत्र का उत्थान। महायुद्ध के पूर्व यूरोप के अनेक देशों में निरंकुशता का प्रभाव था, परंतु इसके बाद बहुत से राज्यों ने लोकतंत्र को अपनाया।
कई देशों में संविधानों का निर्माण हुआ, लोगों द्वारा निर्वाचित संस्थाएं सत्तारूढ़ हुई, लोगों को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए जिनमें समानता का अधिकार प्रमुख था। रूस में साम्यवादी क्रांति आई। रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध जनता ने बोल्शेविक दल के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति की तथा रूस में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। नवीन राज्यों की स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद यूरोप में यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, लातविया आदि नए राष्ट्रों का युद्ध हुआ। राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। आयरलैंड ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष को तीव्र कर दिया और 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। यह तुर्की से मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में शक्तिशाली तुर्की की स्थापना हो गई। मिस्र में राष्ट्रवादी आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि 1922 ईस्वी तक इंग्लैंड को मिस्र को छोड़ना पड़ा। भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन ने ऊंचाइयों को छुआ था। शक्ति संतुलन की समाप्ति। यूरोप का शक्ति संतुलन समाप्त हो गया था। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया प्रमुख शक्तियां नहीं रही थी। अमेरिका की आर्थिक सर्वोच्चता। प्रथम महायुद्ध में सभी यूरोपीय शक्तियों का भारी धन व्यय हुआ। उन्होंने अमेरिका से बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में लेनी पड़ी। अमेरिका का विदेशी व्यापार पहले से दोगुना हो गया था। सभी यूरोपीय शक्तियां दुर्बल हो गई थी और अमेरिका महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा और धीरे धीरे उसमें उसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा। अब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य विश्व में छोटे तथा बड़े देशों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के साथ साथ शांति की स्थापना करना भी था। अनेक दोषों के बावजूद मानव जाति के कल्याण की दिशा में उठाया गया यह कदम काफी महत्वपूर्ण था। अल्पसंख्यकों की समस्या हुई। पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों के फलस्वरूप अनेक देशों में अल्पसंख्यकों की समस्याएं खड़ी हो गई। उन्हें अपने अधिकारों के लिए व्यापक संघर्ष करने पड़े। अब किसानों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब अनाज का मूल्य बढ़ गया जिससे किसानों को विशेष लाभ हुआ। फ्रांस में किसानों की स्थिति सुधरी। दूसरी ओर रूस की साम्यवादी क्रांति ने किसानों को अपनी जमीन का मालिक बना दिया। पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में किसानों को जमीन का स्वामी बना दिया गया। अब मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर के प्रवासी मजदूरों की स्थिति को सुधारना था। कई देशों की सरकारों ने भी मजदूरों के हित में कानून बनाए जिससे मजदूरों की स्थिति में भी सुधार आया। यह था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण और परिणाम। धन्यवाद।